हाइप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाइप क्लासेस देखने वाले सभी जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज खास दिन है क्योंकि आपने बीपीएससी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दिया है। लेकिन हाइप क्लासेस के द्वारा अभी तक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन नहीं लाया गया था, तो बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खास दिन है, क्योंकि हम लोग देर से दे रहे हैं, लेकिन जो भी उत्तर होगा हमारा वो सटीक होगा, विश्लेषण के आधार पर होगा। हड़बड़ी में और जैसे-तैसे उत्तर देने से बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, इसीलिए हमने सारे प्रश्नों को ठीक से देखा है। और आज जो हम चर्चा करेंगे 17th बीपीएससी के प्रश्न पत्र में, वो विशेष रूप से इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि इतिहास मैंने लंबे समय तक आप लोगों को हाइप क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया भी है, कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाया है, ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों। तो जो मैंने देखा प्रश्नों को, तो प्रश्न देखकर काफ़ी संतुष्टि हुई मुझे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि जो मैंने पढ़ाया क्लास में या ऑनलाइन, अधिकांश प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। एक आध 2 प्रश्न इधर-उधर से हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न जो है वो हमारे क्लासेस से ही हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो। तो चलिए केवल इतिहास के प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है और किस संदर्भ में पूछा गया है, सटीक उत्तर क्या होगा। तो आप लोग भी क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकेंगे। सही विकल्प पर मैं चर्चा करूँगा। देखिए पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। पहला प्रश्न है यहाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? बहुत ही आसान प्रश्न और बार-बार पूछा गया प्रश्न है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि बिहार प्रांत जो है कब अस्तित्व में आया? तो बिहार प्रांत कब अस्तित्व में आया? हम लोग कितनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बिहार प्रांत जो है वह 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आया। इसका उत्तर क्या है? 22 मार्च 1912, यानी कि ए इसका उत्तर है, मार्च 1912। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखिए। बंगाल विभाजन आपको याद होगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। और जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में, तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और दबाव में आने के बाद 1911 ईस्वी में जो है 2 बड़े निर्णय लिए गए। 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, 2 बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें से एक निर्णय था बंगाल विभाजन को वापस लेना और दूसरा बड़ा निर्णय था भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करना। 2 बड़े निर्णय लिए गए और दोनों निर्णय सवाल के रूप में आए हैं। तो अब सवाल है कि क्या 1911 में जब घोषणा कर दी गई तो बंगाल विभाजन हुआ और बिहार अस्तित्व में आ गया? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल विभाजन समाप्त हुआ 1911 में, लेकिन बिहार और उड़ीसा उस दोनों को एक सम्मिलित प्रांत के रूप में 22 मार्च 1912 को एक प्रांत के रूप में स्थान दिया गया। यानी कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा, बिहार प्लस उड़ीसा, ये नया प्रांत बन गया। बाद में आप देखेंगे 1936 ईस्वी में इसको भी अलग अलग कर दिया गया और बिहार अलग और उड़ीसा अलग कर दिया गया। तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1912। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ये प्राचीन से है, प्राचीन भारत से। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन, और आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। देखिए आजीवक संप्रदाय के बारे में ऐसे भी 2-3 बात अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से बना देंगे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल थे, आप जानते हैं। मखलीपुत्र गोसाल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने अलग एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय का जो मूल तत्व है वो क्या है? भाग्यवाद। यानी कि वह भाग्य पर विश्वास करता है, नियति पर विश्वास करता है, वह कर्म पर विश्वास नहीं करता है। तो आजीवक संप्रदाय जो मखलीपुत्र गोसाल संस्थापक थे, उसका ये मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, कर्म का कोई महत्व नहीं है, आदमी कितना भी प्रयास कर ले कुछ नहीं बदलता है। तो कुल मिलाकर नियतिवाद भी इसकी विचारधारा को कहते हैं। तो सवाल भी इसी से पूछा है। कथन है मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल कथन एकदम सही है। बी नंबर कथन है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, बिल्कुल सही। मैंने पहले ही बताया आपको कि यह जो है नियतिवाद है, यानी कि भाग्य पर विश्वास करता है। और तीसरा कथन है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, बिल्कुल नहीं। कोई भी जो संप्रदाय आया, आप देखेंगे ब्राह्मण धर्म
के विरोध में, यानी कि वैदिक संप्रदाय के वैदिक धर्म के विरोध में जो भी धर्म का उदय हुआ, उसने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उस पर कभी उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया, है ना। तो जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता था, समानता का अधिकार था। तो सी नंबर कथन गलत है, ए भी सही था। डी नंबर है आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी। बिल्कुल, कोई भी संप्रदाय है उसका नियमित बैठक होगा तभी तो वो संप्रदाय आगे बढ़ेगा। हमने बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म के बारे में भी देखा है कि बौद्ध संगति, बौद्ध सभाएं हुआ करती थी, जैन सभाएं हुआ करती थी। ठीक इसी तरह से हमने संगम में भी देखा है, संगम सभाएं होती थी। तो आजीविकों की भी नियमित सभाएं होती थी, यानी कि डी नंबर कथन भी सही है। ए, बी और डी कथन सही है। तो ए, बी, डी सही में है, यानी कि विकल्प इसमें सी दिया हुआ है तो वह सही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जिस सेट को देख रहा हूं वह सेट एच है, सीरीज एच है। और अगर आपके पास भी एच सीरीज है तो आप क्वेश्चन वाइज भी मिला सकते हैं। अगर आप दूसरे सीरीज का भी क्वेश्चन बुकलेट है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न वही है, क्रम अलग अलग होगा, तो आप उसको ढूंढ कर भी मिला सकते हैं। फिलहाल मैं एच से देख रहा हूँ, तो एच से मैंने अभी 15 नंबर प्रश्न देखा था आजीवक संप्रदाय के बारे में, और मैंने बताया था इसका सही उत्तर सी होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, मिल गया एक फिर इतिहास का प्रश्न, मुझे 25 नंबर प्रश्न मिल गया है इतिहास का। और इसमें सवाल बहुत आसान सवाल फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बहुत आसान सवाल पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और ए.ओ. ह्यूम महासचिव थे। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन बिहार में हुआ है, एक 1912 में और एक 1922 में। तो ध्यान रखेंगे बिहार में 2 बड़ा अधिवेशन हुआ है, कब कब, तो 1912 में और 1922 में। 1912 ये वही वर्ष है जब बिहार की स्थापना हुई थी, बिहार राज्य की स्थापना, और दूसरा 1922 में। 12 में जो अधिवेशन हुआ वह पटना में हुआ, बांकीपुर पटना में, और दूसरा जो अधिवेशन 22 में हुआ वह गया में हुआ। सवाल यहाँ पूछा गया है पटना से आपका कि पटना वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखेंगे इसमें दिया हुआ है R.N. मधुलकर। तो इसमें जो सही उत्तर बी है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, मधुलकर। मधुलकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, बी। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, है ना, चित्तरंजन दास थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। और 1912 तो अपने आप में महत्व है क्योंकि बिहार राज्य की भी स्थापना हुई थी इसी वर्ष। और 1922 भी बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि ये अधिवेशन सामान्यतः दिसंबर माह में होता था। और 1920 से 1922 तक आपको पता है कि भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, पहले खिलाफत और फिर असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को अचानक ही 1922 में बंद कर दिया गया था, आपको पता ही होगा, फरवरी में जो चौरी चौरा कांड हो गया था। तो उसके बाद कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे थे, उनका ये कहना था कि असहयोग आंदोलन अचानक बंद नहीं होना चाहिए। और ऐसी बात करने वाले या विरोध करने वालों में चित्तरंजन दास भी थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ये दोनों जो थे, इनका ये मानना था कि असमय अचानक से असहयोग आंदोलन बंद कर देने से लोग दुखी हो गए हैं और आंदोलन करने वाले लोगों पर, कांग्रेस पार्टी पर बुरा असर पड़ा है। इसीलिए हम जो है क्या करेंगे, तो कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे और इस आंदोलन को अब विधानसभा तक ले जाएंगे हम, है ना, यानी कि इलेक्शन में भाग लेकर पार्टिसिपेशन की बात ये कर रहे थे। तो गया अधिवेशन के बाद आप देखेंगे कि चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी से अस्थायी रूप से हटे। और बाद में जनवरी 1923 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर। बाद में कांग्रेस ने भी उसका सहयोग किया था और फिर उसने चुनाव में भी भाग लिया था, इसके चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर पटना में मधुलकर और 22। अच्छा, एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप, जो कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो अधिवेशन था वो कितनावां था, तो ये 27वां अधिवेशन था। और अगर इसकी बात करें तो 10 बढ़ा दीजिए, ये 37वां अधिवेशन था। ये भी सवाल आ सकता है कभी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि पटना में 27वां और 22 में गया में 37वां अधिवेशन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न 27 नंबर है। ये प्राचीन भारत से सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी क्या थी। चेर राजवंश बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में एक दौर था जिसको कहते हैं संगम काल।
संगम काल जो सामान्यतः हम लोग चर्चा करते हैं तो 65 BC से शुरू करते हैं और इसको 250 AD तक ले जाते हैं हम लोग, है ना। ये जो समय काल है दक्षिण भारत में, इसको कहते हैं संगम युग। संगम का मतलब है तमिल जो कवि थे उन लोगों का जो बैठक हुआ उसी को संगम कहा गया, उसी सभा को संगम कहा गया। और इस संगम का आयोजन करवाने वाले कौन थे, तो पांडे राज थे, है ना। दक्षिण भारत में इस समय काल में 3 राज्यों का उदय हुआ, चोल, चेर और पांडे। इन दोनों से सवाल यहीं से पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि चेर राजवंश की राजधानी क्या थी, तो इसका सही उत्तर है बी यानी कि करूर। करूर जो है वह चेरों की राजधानी थी। आंसर बी बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई इसमें शंका की बात नहीं है, तो आप बी नंबर उत्तर आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर मिल गया है 32 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे तो 32 नंबर, कुछ प्रश्न मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बिहार स्पेसिफिक है, तो उसको हम लोग फिर बिहार वाले में चर्चा कर लेंगे। इतिहास से भी है, बिहार से भी है, तो उसको मैंने बिहार के लिए छोड़ दिया है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संगठन का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में मुख्यालय का नाम दिया हुआ है, यानी कि किसका मुख्यालय कहाँ था, कौन सा संगठन का, यहाँ से ये सवाल पूछा है। पहला दिया हुआ है स्वदेशी सेवक होम। तो स्वदेशी सेवक होम जो है, देखिए स्वदेशी सेवक होम की जो स्थापना हुई थी ये लगभग 1909-10 के आसपास हुई थी और ये वैंकूवर में हुआ था। वैंकूवर में हुआ था और इसके संस्थापक भी वही थे जो यूनाइटेड इंडिया हाउस के संस्थापक थे। संस्थापक एक ही है, लेकिन वैंकूवर से जब भगा दिया गया, कनाडा से भगाया गया इन लोगों को, तो ये अमेरिका में आकर शिफ्ट हो गए थे और बाद में इन्होंने नाम बदलकर यूनाइटेड इंडिया हाउस नाम से इसी संस्था को आगे बढ़ाया था। तो स्वदेशी सेवक होम की स्थापना वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल में, युगांतर आश्रम अगर आप देखें तो उसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो सोहन सिंह थे और लाला हरदयाल थे। सोहन सिंह और लाला हरदयाल थे। और चौथा जो पूछा गया है INA या आजाद हिंद फौज, तो आपको पता ही है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना तो सिंगापुर में हुई थी, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस आ गए और ज्वाइन कर लिया था, आजाद हिंद फौज को अपने हाथ में ले लिया था, तो उसने सिंगापुर से राजधानी बदल के रंगून कर दिया था। तो यहाँ सवाल रंगून से पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सवाल बन जाएगा बहुत आसानी से। और विकल्प भी इस तरह से दिया है कि आप आसानी से इसका सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो जो मैंने बताया एकदम सामने सामने उत्तर दिया हुआ है, 1 का A, B का 2, 3 का C और 4 का D, यानी कि इसका सही उत्तर है बी जो विकल्प दिया हुआ है वो एकदम ठीक मिलाया हुआ है। ठीक है, A B C D इसी क्रम में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 38 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ समाचार पत्र हैं, एक स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में उसके संपादक का नाम दिया हुआ है। बहुत आसान प्रश्न है, आराम से इसको मिला सकते हैं आप। देखिए पहला है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था उसके संपादक थे तारकनाथ दास, ध्यान रखेंगे तारकनाथ दास, डी नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के थे महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी विकल्प में आपको ए में दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा जो समाचार पत्र पूछा गया है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के जो संपादक थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जानते हैं, जो विकल्प बी में है। और चौथा जो समाचार पत्र है बंगाली, बंगाली का संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो इसका सही उत्तर मिलान करेंगे तो डी नंबर जो विकल्प दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं लोग। जिस प्रश्न में विश्लेषण की आवश्यकता है मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे बहुत जबरदस्ती का विश्लेषण भी नहीं करना है, उसको याद करना है। देखिए एक 49 नंबर क्वेश्चन में आप जाएंगे तो एक पुस्तक का नाम पूछा गया है चचनामा, लेकिन सवाल पूछा गया है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न यूपीएससी भी एक बार पूछ चुकी है। यहाँ देखिए चचनामा के अगर लेखक पूछे जाते तो आपका उत्तर होता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चचनामा के लेखक की कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन पूछा गया कि फारसी में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। कूफी से याद रखेंगे आप, कूफी टाइटल जो है वो आराम से याद रखा जा सकता है। तो चचनामा का फारसी अनुवाद जो है वो कूफी ने किया था। देखिए चच जो है वो एक ब्राह्मण थे, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सिंध के शासक थे, कभी हुआ करते थे चच, और चच का ही पुत्र था दाहिर। और आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में जब पहली बार भारत पर अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो उस समय दाहिर ही शासन कर रहे थे सिंध पर। तो सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, सफल आक्रमण तो 11 में भी हुआ, लेकिन सफल आक्रमण 12 में जब किया गया,
उस समय दाहिर पराजित हुआ और सिंध क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो गया, बहुत सारी धन संपत्ति लूट कर ले गए थे। तो इसी आक्रमण के बारे में और दाहिर के बारे में और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में इस पुस्तक में चचनामा में लिखा हुआ है, सारी जानकारी दी गई है। लेकिन किसने लिखा मूलतः इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फारसी अनुवाद कूफी ने किया, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध है। तो फारसी अनुवाद से सवाल पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर देखिए आप, 51 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है 1935 का अधिनियम। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1935 का अधिनियम किस पृष्ठभूमि में लाया गया। 1919 का अधिनियम आपको याद होगा कि जब 1909 का अधिनियम आया था तो उसमें यह कह दिया गया था कि अगले 10 वर्ष के बाद जो है इसको रिवाइज किया जाएगा और नया अधिनियम आएगा। तो 1909 के बाद 1919 में आया। 1919 के अधिनियम में यह बात कहा गया कि 10 वर्ष के बाद फिर से रिवाइज किया जाएगा और जो सुधार होगा, सुधार के साथ नए अधिनियम आएंगे। ये पुनर्अवलोकन की परंपरा थी, सभी अधिनियम में इस बात का उल्लेख होता था कि इस अधिनियम का 10 वर्ष के बाद जांच किया जाएगा, जो कमी होगी उसको दूर कर नया अधिनियम लाया जाएगा। तो 1909 के बाद 1919 में लाया गया। 1919 के बाद जो है 1929 में इस पर जो है विचार करने के लिए कमेटी बनना था, लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि 1927 में साइमन कमीशन बना दिया गया, जिसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन में जो भी सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश मेंबर थे। तो इसका भी विरोध किया गया कि आपने एक भी सदस्य भारतीय नहीं रखा। तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, उसी में लाला लाजपत राय को चोट भी लगी, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये ढेर सारी घटनाएं हैं से जुड़ी हुई। तो 27 में बना दिया गया और उसने जो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, जो रिपोर्ट सौंपा, उसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम तैयार किया गया। और कुछ तो साइमन का रिपोर्ट था और उसके बाद आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1932 तक चला, उस बीच में जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और साइमन कमीशन के रिपोर्ट, ये दोनों को मिलाकर एक व्हाइट पेपर लाया गया और उसी व्हाइट पेपर के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया। तो 1935 के अधिनियम में क्या बातें कही गई थी, तो इसमें जो है सवाल ही क्या नहीं था विशेषता। तो पहला दिया हुआ है ए में कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः यह नियम था कि सभी अधिनियम का 10 वर्ष में मूल्यांकन होना है, लेकिन 1935 के अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि 10 वर्ष बाद इसका मूल्यांकन होगा। तो कथन एक गलत है। बाकी जो 3 कथन है कि भारत के संघ का प्रस्ताव, ये सही है। सी में दिया हुआ है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करना, ये भी सही है। और प्रांतीय स्वायत्ता, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रांतीय स्वायत्ता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था 1935 के अधिनियम में। आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो पहला धारा है उसमें यह कहा गया था कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा जिसमें सारे प्रांत और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देशी रियासत हैं, उसको भी शामिल किया जाएगा। हालांकि इसको बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि जितने भी देशी रियासत थे उन लोगों ने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तो ये बात बाद में नहीं मानी गई, अलग बात है, लेकिन ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट में ये सारी बातें थी, केवल ए नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत से शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। आपको पता ही होगा कि महाजनपद काल के बाद जब जनपद बनने लगे, प्रांतों का उदय हो गया और धीरे धीरे राज्य साम्राज्य का उदय होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो वंश आया वो हर्यक वंश आया। आप जानते हैं हर्यक वंश आया और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नंद वंश हो जाएगा सही उत्तर। तो सबसे पहले हर्यक वंश के बाद आप देखेंगे दूसरा शिशुनाग वंश और उसके बाद तीसरा है नंद वंश और नंद के बाद फिर देखेंगे आप कि मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये क्रम है, इसका क्रम आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा नंद वंश। चलिए अगले प्रश्न, हाँ देखिए 58 नंबर मिल गया। 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी मराठा साम्राज्य से पूछा हुआ सवाल है, बहुत आसान है। आप जानते हैं कि जो शिवाजी सबसे बड़े शासक और संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने अष्टप्रधान बना रखा था। अष्टप्रधान मतलब 8 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समूह था। उसी में से सवाल पूछा गया किस पदाधिकारी को क्या काम मिला हुआ था। तो जो सचिव होते थे, सचिव यानी कि जो ए नंबर में दिया गया, सचिव का काम होता था पत्राचार का काम। पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। जो
सामंत होते थे वो विदेश मंत्री होते थे और जो आमात्य होते थे वो वित्त मंत्री होते थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अष्टप्रधान कौन किस काम के लिए है। इसका सही उत्तर दिया हुआ है बी में, बी विकल्प पे सही उत्तर सजाया गया है। तो आप इसका देख लेंगे। मराठा साम्राज्य से सवाल है, बहुत विस्तार से मैंने मराठा अपने हाई क्लासेस के चैनल पर करवाया हुआ, आप देख सकते हैं 2-3 वीडियो है और बहुत विस्तार से सारे प्रश्न इसमें शामिल हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सारा वीडियो देखे होंगे तो आप समझे होंगे कि कितना आसान है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि मैंने ढेर सारे क्वेश्चन इसमें करवा रखे हैं वहाँ। अब देखिए एक सवाल है 60 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? हर्षवर्धन के समय। देखिए हर्षवर्धन का जो समय काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का जो समय काल है, जिसको आप गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं। तो गुप्तोत्तर काल के बाद बड़े साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को आप कह सकते हैं कि अंतिम ऐसा साम्राज्य था जो कि पूरे देश पर शासन करने की क्षमता रखता था। उसके बाद जब साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ प्राचीन काल में, तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उसी क्षेत्रीय शक्ति में कामरूप का भी उदय हुआ। कामरूप यानी कि असम, और उसी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में हर्षवर्धन का भी उदय हुआ था, वर्धन वंश का भी उदय हुआ था। तो हर्षवर्धन के जो समकालीन कामरूप या असम के जो शासक थे वो थे भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन यानी कि सी जो विकल्प दिया हुआ है वो भास्कर वर्मन है। वैसे भी आप एलिमिनेट करके भी छांट के भी इसका उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है राजा दाहिर। दाहिर आप जानते हैं कि सिंध के शासक थे। अस्वद जहाँ मुस्लिम शासक है वो प्राचीन काल में आ ही नहीं सकता है, हर्षवर्धन के समकालीन हो ही नहीं सकता है, उस समय तक मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ ही नहीं था, तो वो तो ऐसे ही छट गया। अब बच रहा है भास्कर वर्मन, तो आप आराम से इसका उत्तर कर सकते हैं। कंफ्यूजन आपको सी और डी में हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर है भास्कर वर्मन। और राज्य का नाम उस समय असम नहीं बल्कि कामरूप हुआ करता था। चलिए और देखते हैं आगे भी प्रश्न है कुछ। हाँ मिल गया एक 63 नंबर देख लीजिए आप प्रश्न। 63 नंबर में पूछा गया है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात है? देखिए STS का मतलब क्या है? STS का मतलब है, STS शब्द जो प्रयोग किया गया है, STS का मतलब, S का मतलब है स्ट्रगल, T का मतलब है ट्रूस और फिर S का मतलब है स्ट्रगल। स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल यानी कि संघर्ष संघर्ष फिर विराम, ट्रूस का मतलब होता है विराम, विराम और फिर संघर्ष। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला गांधी जी का फॉर्मूला है। आप देखेंगे कि सभी आंदोलन के बाद गांधी जी जो है एक लंबा गैप लेते हैं, यानी कि पहले संघर्ष करते हैं, जैसे कि अब एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 चला, आप जानते हैं 1920 से 1922 चला असहयोग आंदोलन। और उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन के बाद एक लंबा विराम लिया और फिर आप देखेंगे कि दूसरा जो आंदोलन गांधी जी का चला वो चला सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1932। तो आप देखिए कितने वर्षों का अंतराल है, 10 वर्षों का अंतराल है। फिर आप देखेंगे कि तीसरा फिर विराम, और विराम के बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कितने वर्षों का विराम है, 10 वर्षों का विराम है लगभग। तो ये 10-10 वर्ष का इसी को कहते हैं ST मतलब ट्रूस यानी कि विराम, और फिर संघर्ष फिर विराम फिर संघर्ष। ये गांधी जी की पॉलिसी थी। तो इसी से सवाल पूछा गया है और सवाल ये है कि आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई। देखिए ये सवाल एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि पहली बार गांधी जी ने इस पॉलिसी का प्रयोग कब किया, क्योंकि विकल्प जैसा दिया गया है इसमें यही समझ में आ रहा है कि पहली बार गांधी जी ने इस पॉलिसी का यूज कब किया। तो आपको पता है कि पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन था गांधी जी का वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन था, जो कि 20 में शुरू हुआ। 1919 से ही खिलाफत की शुरुआत हो गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था कि जो खलीफा का पद था उसको समाप्त किया जा रहा था तुर्की में, और तुर्की का विभाजन किया जा रहा था। उसके विरोध में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया और गांधी जी ने इसको लीड किया था, और उसके बाद धीरे से वही आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली बार गांधी जी ने इस फॉर्मूला का यूज कहाँ किया, तो 1920-22 में किया, यानी कि खिलाफत असहयोग आंदोलन के समय किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि खिलाफत आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बहुत आसान है। पहला अगर आप वंश देखेंगे महाजनपद के बाद तो पहला है मगध में हर्यक वंश की ही स्थापना हुई। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे आपको पता है, बिंबिसार थे, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयी। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, यानी कि विकल्प में जो दिया हुआ है बी नंबर वो सही होगा। अब आइए 67 नंबर 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
तो ध्यान रखना है, फराजी आंदोलन जो था वो एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था और ये अंग्रेजों के खिलाफ था और साथ ही साथ जो बड़े जमींदार थे उसके खिलाफ था। फराजी आंदोलन कहाँ हुआ? तो फराजी आंदोलन हुआ बंगाल क्षेत्र में, ठीक है। और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे हाजी सरेयतुल्लाह, जो बी नंबर में दिया हुआ है विकल्प, हाजी सरेयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे, या इसको प्रणेता आप कह सकते हैं। यह आंदोलन 1838 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। तो 1838 से 1857 तक चला, ये भी ध्यान रखेंगे कब से कब तक चला। और हाजी सरायतुल्लाह इसके नेता थे और बाद में इसके जो पुत्र हुए दादू मियाँ, जिसको मोहम्मद मोहसिन भी कहा गया है, तो दादू मियाँ भी दिया हुआ है विकल्प में, ए नंबर विकल्प आप देखेंगे तो दादू मियाँ दिया हुआ है। लेकिन दादू मियाँ जो थे वो हाजी सरायतुल्लाह के पुत्र थे और इन्हीं को मोहम्मद मोहसिन, वास्तविक नाम मोहम्मद मोहसिन था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है फराजी आंदोलन की शुरुआत की सरायतुल्लाह ने, और बाद में इनके पुत्र दादू मियाँ या मोहम्मद मोहसिन ने इसको नेतृत्व दिया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो यहीं से सवाल है, आसान सवाल है, सब पढ़ाया हुआ सवाल है मेरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर देख लीजिए, सवाल पूछा गया है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है ये अरविंद घोष की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, अरविंद घोष की रचना है। और ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है ये 1893 ईस्वी में 1893 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, ध्यान रखेंगे आप, 1893 में प्रकाशित हुई थी। 1893 ऐसे भी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसी वर्ष जो है शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो अमेरिका में, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। स्वामी विवेकानंद से भी सवाल पूछा हुआ है, आगे मिलेगा हमें। तो 1893 में यह पब्लिश हुआ था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और ये अरविंदो घोष की रचना है। अरविंदो घोष की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना जो 1939 में प्रकाशित हुई थी, लाइफ डिवाइन, ये भी सवाल कई बार पूछा है। लाइफ डिवाइन 1939 में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक, लाइफ डिवाइन, बहुत महत्वपूर्ण है। और 1939 एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या? तो आपको पता है कि इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस छोड़ दिया था इन्होंने, और कांग्रेस छोड़कर एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। वह भी सवाल पूछा हुआ है, अभी आपके क्वेश्चन में वो भी मिलेगा आपको। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरविंद घोष के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 1902 से क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय हुए और 1910 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। बाद में उन्होंने जब उन पे कार्रवाई हो गई तो अलीपुर संयंत्र में उनका भी नाम चला गया, तो बाद में उन्होंने क्या किया, सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधि से संन्यास ले लिया और फिर पांडिचेरी में जाकर आश्रम बना लिया, और वहीं पर 1926 में स्थापित आश्रम में वो वहां रहने लगे, और वहां से फिर जो है क्रांतिकारी को भी बल देते रहे और साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया उन्होंने। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत आसान प्रश्न है, अभी भी मैंने चर्चा किया था आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 ईस्वी में, कब? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बंगाल में। रामकृष्ण परमहंस जो है उनके गुरुजी थे, उन्हीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में किया था। और स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने बहुत महत्वपूर्ण उक्ति उनके बारे में कहा है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के वो आध्यात्मिक पिता थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा है, तो कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वो आध्यात्मिक पिता थे, बहुत महत्वपूर्ण है। 1897 में इसकी स्थापना हुई, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो बॉम्बे प्लान क्या था, आप ध्यान रखिए। बॉम्बे प्लान जो है ये 1944-45 की घटना है, 1944-45 की घटना है। 1944-45 में एक बैठक हुई थी, जो देश के उस समय के उद्योगपति थे, जितने भी उद्योगपति थे उन लोगों की एक बैठक हुई थी, और ये बैठक इसलिए थी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, और समाप्त हो गया था, और इस विश्व युद्ध के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को धक्का लगा था, उससे कैसे उबरा जाए, कैसे प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश हो, कैसे विकास हो देश का, इस पर विचार करने के लिए एक योजना बनाई गई थी उद्योगपतियों के द्वारा, जिसे कहा गया था बॉम्बे प्लान। तो सवाल पूछा गया कि इसमें कौन नहीं थे? तो देखिए इसमें जो है श्री राम तो थे, जीडी बिरला भी थे, और जेआरडी टाटा भी थे, धीरू भाई अंबानी नहीं थे। धीरू भाई अंबानी उस समय नहीं थे इसमें सक्रिय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धीरू भाई अंबानी।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर में, 98 नंबर में कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया। तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन के बाद जो है काफी विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में इस समय जो आप देखेंगे गवर्नर जो हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था, 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग रहा था, उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। और इसी दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं हुई थी, एक बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, और दूसरा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा। तो दो घोषणाएं इसमें हुई थी। और दिल्ली जो स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, घोषणा तो 1911 में हो गई थी, लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा है कि स्थानांतरित कब किया गया। तो मैं यह सवाल मुझे जैसा लग रहा है, पता नहीं बीपीएससी क्या उत्तर मानेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्थानांतरण को मूर्त रूप कब दिया गया, यानी कि शिफ्टिंग कब किया गया, जो इंग्लिश का वर्ड है शिफ्ट। तो शिफ्ट किया गया था 1912 में। आपको पता होगा कि 1912 में हार्डिंग पूरे परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, और 1912 दिसंबर के समय में, और इस पर बम कांड हो गया था, बम गिरा दिया गया था, जिसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से बी यानी कि 1912 होना चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न है 106 नंबर में, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी। बहुत आसान क्वेश्चन है। रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया, तो देखिए विकल्प के अनुसार आपको देखना है इसमें। वैसे तो 1858 के एक्ट के द्वारा ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1858 आपके विकल्प में नहीं है। तो 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसी से ये सवाल है। 3 दिल्ली दरबार कब कब हुआ, एक 1877 में जो कि पहला था, दूसरा 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार, और तीसरा 1911। 1911 की चर्चा हम लोग 2 बार कर चुके हैं। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, यानी कि भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया पहले दिल्ली दरबार में। और इसी में साम्राज्ञी को यानी कि विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। तो ध्यान रखना है, सवाल इसी से पूछा गया है 1877 से, यानी कि प्रथम दिल्ली दरबार से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब है क्वेश्चन नंबर 109, बहुत आसान प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया। आप जानते हैं कि करो या मरो का नारा जो है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया था, लेकिन ये पूरा तथ्य नहीं है, पूरा सच नहीं है। इससे उत्तर तो आपको मिल जाएगा, ए नंबर में उत्तर दिया हुआ है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। लेकिन वास्तव में करो या मरो नारा को जो लिखा था, उस व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना होगा। उसका नाम था यूसुफ मेहर अली। ध्यान रखेंगे, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली कौन थे, तो मुंबई के उस समय के मेयर थे। और यूसुफ मेहर अली ने ही पहली बार जो है करो या मरो का नारा लिखा था, और इस नारा को गांधी जी ने पॉपुलर किया था, प्रचलित किया था इस आंदोलन में। और ये आंदोलन क्या था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। 115 नंबर में सवाल है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। बहुत आसान प्रश्न है, फैक्ट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ए विकल्प में दिया हुआ है 16 अगस्त को मनाया था, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे क्यों मनाया गया था, आपको पता होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और कैबिनेट मिशन को यह काम दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आप वहां जाकर एक उत्तरदायी शासन सरकार की व्यवस्था स्थापना करवाए, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करवाए, यानी कि यहाँ इलेक्शन करवाए भारत में। और दूसरा काम यह था कि यहाँ भारत में एक संविधान सभा का गठन हो, जो कि भारत के लिए एक संविधान बना सके। 2 उद्देश्य से यह आया था। और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से लगातार बातचीत भी किया कि रास्ता निकल जाए बीच का, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो लगातार अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो जब संविधान सभा के निर्माण की बात हुई, तो संविधान सभा के निर्माण का कांग्रेस ने स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने पहले तो कहा हाँ, लेकिन बाद में उसे लगा कि शायद इससे मेरा जो काम है, जो पाकिस्तान की मांग है, वो धूमिल पड़ जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, यानी कि अब जो है मैं पाकिस्तान मांग कर नहीं, छीन कर लूंगा। इस तरह की बातें हुई, और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा प्रारंभ हो गया। और इसी में गांधी जी ने नोआखाली में जाकर हिंदू मुस्लिम दंगा को रोका था।
और उसी संदर्भ में बाद में माउंटबेटन ने कहा भी था कि गांधी जो है वो वन मैन आर्मी है, वन मैन बाउंड्री फोर्स उनको कहा था। तो 16 अगस्त 1946 को संविधान सभा के निर्माण के विषय को लेकर के मुस्लिम लीग अलग हो गए थे और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी थी। बाद में आप देखेंगे कि जब सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो मुस्लिम लीग शामिल भी हो गई थी, 3 सदस्यों के साथ शामिल हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। एक सवाल 124 नंबर में है, जो कि प्राचीन काल कह सकते हैं, प्राचीन काल के अंतिम यानी कि गुप्त काल से है, ये गुप्त काल के समकालीन है कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो राजा प्रवर सेन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि राजा प्रवर सेन जो थे, ये दक्कन में एक महत्वपूर्ण राजवंश स्थापित हुआ, उसका नाम था वाकाटक वंश। वाकाटक, तो ये वाकाटक से भी से सवाल है, वाकाटक वंश से। वाकाटक वंश जो था ये गुप्तों का समकालीन था, और वाकाटक वंश में ही जो गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का जो विवाह है वो वाकाटक वंश के शासक से ही किया था, रुद्रसेन से किया था। तो देखते हैं क्या क्या कथन है। पहला कथन है कि प्रवर सेन के बारे में कथन है, क्या पहला कथन है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो नहीं, ए नंबर तो गलत है, इसलिए है कि वास्तविक संस्थापक वाकाटक वंश का प्रवर सेन नहीं थे, बल्कि बिंद शक्ति था। तो पहला का हो जाएगा, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंद शक्ति था। तो ए नंबर कथन गलत हो गया। बी देखते हैं, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। हाँ, बी नंबर कथन सही है, क्योंकि दक्षिण में पूरा शासन करने वाला ये था प्रवर सेन। तीसरा कथन है वो अपने पिता बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी बना, ये भी कथन सही है। और डी नंबर में है उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बी, सी और डी। तो बी, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। चलिए एक और प्रश्न है, 134 नंबर प्रश्न। 134 नंबर प्रश्न में एक तरफ सूची 1 में दिया हुआ है राजनीतिक संगठन और 2 में दिया हुआ है संस्थापकों का नाम। तो बहुत आसान है, किस राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी। देखिए, खकसार। खकसार एक आंदोलन था, ध्यान रखेंगे। खकसार आंदोलन जो है 1931 के आसपास चलाया गया था, पंजाब क्षेत्र में चलाया गया था खकसार आंदोलन। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे इनायतुल्लाह मशरिकी। इनायतुल्लाह मशरिकी जो है वो खकसार आंदोलन के नेता थे। खकसार आंदोलन जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का आंदोलन था, और ये अंग्रेजों के खिलाफ था। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया था धर्म के आधार पर, और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का ही हिस्सा था। तो ध्यान रखेंगे, एक का सही हो जाएगा इनायतुल्लाह मशरिकी, यानी कि बी। दूसरा पूछा गया है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, आपको पता है 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था, 1936 में किया था। और तीसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी भी मैंने आपसे चर्चा किया था 1939 के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका सही मिलान है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रश्न को हमने ले लिया है। हाँ, एक प्रश्न और मिल गया मुझे। प्रश्न ये है कि 148 नंबर में जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हुई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। ये थोड़ा भारी है, लेकिन मैंने पढ़ाया है इस सवाल को बहुत आसानी से। अगर आपने नोट्स मेरा देखा होगा, क्लास नोट्स जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ऑनलाइन भी शायद मैंने इसको पढ़ाया है, आप इसको ठीक से देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन वाले, तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर अस्थायी समानांतर सरकारों की स्थापना कर ली गई थी। समानांतर सरकार का मतलब है ब्रिटिश सरकार के बराबर सरकार, जहां पर ब्रिटिश शासन नहीं चलेगी, स्थानीय सरकार चलेगी। तो ऐसे कई क्षेत्र थे जिसमें 4 महत्वपूर्ण था। यहाँ सवाल 3 पूछा हुआ है। पहला है प्रजामंडल। तो बिल्कुल प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उड़ीसा के तालचर में। दूसरा है पूछा है जातीय सरकार, जो कि ताम्बलुक में बंगाल में, ये भी सही है, बिल्कुल सही मिलाया गया है। तीसरा है रैयती सरकार, तो बिल्कुल गलत है, ये रैयती सरकार नाम से कोई समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, तो सी नंबर गलत है। बाकी प्रति सरकार, सतारा, ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मुझे लगता है लगभग प्रश्नों को मैंने देख लिया है, फिर भी मैं एक बार और देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया।
कुछ छूट भी गया होगा तो फिर दूसरे सेक्शन में मैं उसको शामिल कर लूंगा। मुझे लगता है ज्यादातर प्रश्नों का मैंने उत्तर कर दिया है। बिल्कुल एक सवाल छूट गया था, 41 नंबर 41 देखेंगे। सवाल है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन घुमावदार क्वेश्चन है, क्योंकि मलिक काफूर जो था एक हिजरा था और सेनापति था। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा होगा, लेकिन गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा नहीं था, इसे खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सेनापति नुसरत खान। जिस समय गुजरात अभियान चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय नुसरत खान ने खंभात की खाड़ी क्षेत्र में दास का एक व्यापार मेला लगता था, बाजार लगता था, उसी दास के मेला से खरीदा था इसे। 1000 में खरीदा था मलिक काफूर को, इसलिए 1000 दिनारी भी कहा गया है इसे। और यह एक हिजरा था, इसे खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी की सेवा के लिए। और आपको ध्यान रखना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो भी दक्षिण अभियान हुआ, उस सभी अभियान का जो नेतृत्व है वह मलिक काफूर ने ही किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नुसरत खान। अब मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं छूटा है, और एक आध छूटा भी होगा तो फिर हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल आपने हायर क्लासेस के आप सभी वीडियो को देख रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। इस वीडियो को भी आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल जो नहीं किया है, और दोस्तों के साथ इसको साझा करें ताकि सही उत्तर विश्लेषण के साथ सभी तक पहुंच सके। परीक्षा रद्द हो या परीक्षा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न का विशेष महत्व है, क्योंकि ये प्रश्न फिर आगे आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको सामना करना है, इसीलिए प्रश्न का उत्तर आपको आनी चाहिए। तो आप इससे अपना क्वेश्चन भी मिला सकते हैं, हिस्ट्री वाला कैसा आपने परफॉर्म किया है। तो बने रहिए हायर क्लासेस के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। धन्यवाद।